कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु उड़द और मूंग की फसल में प्रबंधन कार्य। आलू की अधिक पैदावार के लिए आलू बुआई यंत्र पर जानकारी। बकरियों की अच्छी बढ़वार हेतु देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी। उड़द और मूंग की खेती हमारे प्रदेश के किसान भाई बहुत बड़े क्षेत्र में करते हैं। जिन किसान भाइयों ने समय से इसकी बुआई कर दी होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी। अतः इस फसल से अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें इसका प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर। हम देख रहे हैं कि खरीफ की ऋतु में जो दलहनी फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं उड़द और मूंग की फसलें। उड़द और मूंग की फसलों में हमने देखा कि आमतौर पर जैसा कि पहले बताया, आप जो अंतःशस्य क्रियाएं थीं, जैसे कि एक तो बुवाई में जब ज़्यादा बीज कहीं कहीं डाल देते हैं तो पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जो कि बाद में हमें समस्या पैदा करती है। तो आपने उसमें थिनिंग करके पौधों से पौधों की दूरी एक उचित कर दी होगी। और दूसरा, इसमें खाद और उर्वरक की बात करें तो आपने देखा होगा कि इसमें खड़ी फसल में ज़्यादा कोई भी यूरिया का टॉपडेश नहीं करते हैं। तो जो शुरू में संस्तुत मात्राएं थी आपने, जैसा कि फास्फोरस की 60 किलोग्राम मात्रा, नाइट्रोजन की 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपने इसमें दी होगी। इसी के साथ हम देखें कि इन दलहनी फसलों में दोनों में उड़द और मूंग में खड़ी फसल में 2% DAP का स्प्रे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि वो आपने कर दिया है, नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। उससे हम देखते हैं कि अच्छी फली बनती है, दाना अच्छा बनता है और उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तीसरी बात आती है कि इसमें आपने खरपतवार नियंत्रण के लिए या तो शुरू में पेंडिमिथिलिन उपयोग किया होगा जो 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या नहीं किया है तो निराई गुड़ाई दो इसमें बताते हैं कि पहली बुआई के लगभग 20 दिन बाद और दूसरी लगभग 40 से 45 दिन बाद। उस समय हम देखें कि पौधों से पौधों की दूरी निश्चित रूप से उचित कर दें, नहीं तो ज़्यादा घिनके पौधे रहेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी पौधों की, तो उसमें फिर कीड़े भी ज़्यादा लगते हैं और बीमारियाँ भी ज़्यादा प्रभाव दिखाती हैं। तो इसलिए ये क्रियाएं आपने कर दी होंगी। अब हम देखें कि इसमें फूल की अवस्था हो रही है, फूल आ रहा है और फलियां बनना शुरू हो रही हैं। तो इसमें देखें कि विभिन्न तरह के कीड़े और बीमारियां जैसा कि प्रभाव दिखाती हैं, उनसे बचाव करना है। कीड़ों में आमतौर पर देखें कि इसमें येलो मोज़ेक रोग है, वो बहुत समस्या पैदा करता है। ये येलो मोज़ेक एक सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है, जिसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं। बारीक मच्छर होता है, आप खेत में जाएंगे और अंदर चलेंगे तो पौधा हिलाने पर बारीक सा उड़ता है। तो इसके नियंत्रण के लिए कोई भी सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड, न्यूवाक्रान या क्विनोलफास या मोनोक्रोटोफास, कोई भी दवा आप इसमें 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में छिड़काव कर देंगे तो और उससे नियंत्रण मिलता है। या शुरू में पौधे आपको प्रभावित दिखते हैं तो उन्हें उखाड़ करके मिट्टी में दबा दें। इसके बाद हम देखें कि जो कीड़ों में देखते हैं कि इसमें बिहार हेरी कैटरपिलर जिसे कहते हैं, कमला कीट भी किसान कहता है, इसका विशेष आक्रमण होता है और ये पत्तियों को छलनी कर देता है और
क्लोरोफिल समाप्त करता है, जिससे कि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए या तो फॉलिलाल डस्ट या मेलाथियान डस्ट 5% का उपयोग कर सकते हैं, या सिस्टमेटिक जैसे कि क्यूनाल फास 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर दें, तो इससे भी इसका नियंत्रण हो जाता है और आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ देखें कि हम अब इसमें पॉट बोरर फली भेदक कीड़ा भी आने लगा है। आप जगह जगह देखिए फलियों में छेद दिखाई दे रहे हैं, फली जैसे ही बनती जा रही हैं दाना बनना शुरू हुआ है और फली भेदक ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप इसमें कोई भी सिस्टमेटिक कीटनाशी दवा है, चाहे तो क्यूनाल फास आप ले लें, इसकी 1 से 1.25 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें, तो उससे भी आप देखेंगे कि इसका नियंत्रण हो जाएगा। इसी के साथ अब देखें कि ये तो कीड़ों की मुख्य समस्याएं थी इसमें, और अब देखें कि जैसे ही फूल समाप्त होने लगे, फलियां बनने लगी हैं, दाना बनना है, तो इसमें पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जल का भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसमें देखें कि फूल जैसे ही समाप्त होने को आप इसमें सिंचाई कर दीजिए, जिससे कि फलियां अच्छी बनेंगी, दाना अच्छा बनेगा और आपको उत्पादन भी अच्छा होगा। सिंचाई करते समय ये ध्यान रखें, प्रक्षेत्र में आपके में कहीं भी पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, भरे न पानी। यदि पानी रुकता है और भरा रहता है 1-2 दिन, तो वो फसल पर विपरीत प्रभाव करता है और फसल सूखने लगती है। तो इस तरह से ये प्रबंधन करें। इसके साथ साथ देखेंगे जब आपकी फसल लगभग अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक जब पकने को होगी, उस समय ध्यान देने की आवश्यकता है कि न तो इसको अधिक पक जाने देना चाहिए। यदि ज्यादा समय तक प्रक्षेत्र में खड़ी रहती है तो फलियां सूख कर चिटकने लगती हैं, जिससे कि दाना झड़ जाता है और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और ज्यादा अर्ली अगेती अवस्था में भी नहीं काटना है। तो इसकी पहचान यही है कि जब आपको लगे फलियों के हरा से रंग ब्राउन और काला सा होने लगे, उस समय फली तोड़कर दाने को मुंह से काटने, कट की आवाज़ सी आए, तो उस समय हम मान के चलते हैं कि ये सही पक गया और सही अवस्था है। उस समय इसको कटाई करते जाएं। प्रक्षेत्र में कटाई करने के 2 दिन छोड़ दें, उसके बाद खलियान पर आप इसको इकट्ठा कर लीजिए, 6 से 7 दिन सूखने दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि इसे थ्रेशिंग करके या मड़ाई करके उपयुक्त भंडारण की प्रक्रिया के अनुसार इसको सुरक्षित कर लें। इस तरह से ये विभिन्न देखभाल आप यदि इसमें करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन हमारे किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या बुआई के समय मजदूरों का ना मिलना है। इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने आलू बुआई यंत्र का आविष्कार किया। ये यंत्र किस तरह से कार्य करता है और ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। इसे लगाया जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किसान भाई, जैसे हम लोग पुरानी विधि को अगर ले तो सबसे पहले खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करने के बाद मजदूर उसमें फिर लगा करके हम लोग नाला बनाते हैं। नाला बनाने के बाद अब मजदूर उसमें फिर आलू रखते हैं, फिर उसको ढकते हैं, फिर उस पर मिट्टी चढ़ाते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, अगर जो पुरानी विधि है, ट्रेडिशनल मेथड है, उससे अगर करें तो काफ़ी श्रम लगता है और समय भी लगता है। तो मशीन हमारे यहाँ जो है एक 2 तरह का है, एक तो सेमी ऑटोमेटिक है, एक ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक में 2 हमारा मजदूर पीछे बैठता है और वो ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है। एक हॉपर रहता है जिसमें बॉक्स रहता है, जिसमें कि हम आलू, कटे हुए आलू जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से लगाते हैं उसमें रख देते हैं, और 2 पीछे ऑपरेटर बैठ जाता है और उस आलू को उठा करके जो सीड मैट्री मैकेनिज्म है, सेल टाइप है, उसमें हम लोग डालते जाते हैं। और नीचे 3 जो हमारा रीजर बना हुआ है, जो कि 2 नाला बनाता जाता है और उसमें आलू गिरता जाता है और वो फिर ढकता भी जाता है और उसमें मिट्टी भी चढ़ाता जाता है। तो हम लोग देखा कि एक तो सेमी ऑटोमेटिक है, दूसरा ऑटोमेटिक मशीन है। तो ऑटोमेटिक मशीन में जो है, जो ट्रैक्टर से ये भी चलता है, करीब 40 से 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है अगर आपके पास है। सबसे पहले खेत को तैयार कर लीजिए, खेत को भुरभुरी मिट्टी कर दीजिए। मिट्टी करने के बाद आलू को इसमें ग्रेड करके डालना पड़ता है, मतलब एक ही साइज का आलू डालना होगा। इसमें 2 सीड मैट्री मैकेनिज्म होते हैं और उसमें जो 2 फिर उसमें पाइप लगा करके और नीचे 2-3 रीजर बना रहता है, जो कि 2 नाला बनाता है और 2 नाला बना ऊपर से वो ऑटोमेटिकली जो ग्रेडेड आलू हमने हॉपर में दिया है, जो एक बॉक्स है जिसमें सीड रखते हैं ऊपर में, वो ट्रेंगुलर होता है, उसमें रखते हैं और ग्रेजुअली जो होता है स्लोपी रहता है, यानी नीचे की ओर पतला रहता है। तो उससे क्या होता है, वो आलू उसमें आता है और
उस में जो सीड मैकेनिज्म बना हुआ है वो उसको पकड़ता है, और पकड़ने के बाद वो उसमें जो पाइप बना हुआ उसमें डालते हैं, और डालने के बाद वो जो रीजर गड्ढा बना रहा है, नाला बना रहा है, उसमें डालते हैं और रीजर से ही ढकते चला जाता है, मिट्टी चढ़ते चला जाता है। इससे हम लोग अगर देखें तो आप देखेंगे कि एक ही बार में आपका जो है नाला बन गया और आलू की बुआई हो गई और उस पर मिट्टी भी चढ़ गया। अगर हम ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर की बात करें तो लगभग 1 घंटा में आपका 6000 से 14000 तक आपका आलू की बुआई हम लोग करते हैं। अगर हम प्रति आवर आप एकड़ में देखें तो ये लगभग अगर 1 घंटे की बात करें तो 3 से 3.5 एकड़ तक हमारा 1 घंटा में इसकी मशीन से हमारा ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर से बुआई हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और है, अगर कभी थोड़ा शंका होता है कि अगर ऑटोमेटिक जो है वो कहीं कहीं छोड़ता होगा, तो इसमें सिस्टम बना हुआ है कि एक सप्लीमेंट्री जो है बीज को डालने के लिए एक उसमें सिस्टम बना हुआ है, जो कि अगर बीच में कहीं छूटता है तो वहाँ से वो लेकर के उसमें डालते जाता है और वो नाला में डालते गया और ढकते गया। और अगर इसका लागत अगर खर्च देखें 1 हेक्टेयर में आप देखेंगे तो करीब 1200 से 1400 रुपया के आसपास आपका खर्च आएगा 1 हेक्टेयर बुआई पूरे काम, बुआई से लेकर के ढकने नाला बनाना ढकने तक का आलू आपको लगभग 1200 से 1400 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें आता है। का मशीन को अगर आप रख रखाव की बात करें तो रख रखाव में एकदम आसान है। जैसे ही आप खेत में ले जाते हैं तो आपने आलू डाल दिया, चला लिया, तो उसमें कुछ नीचे के जो रीजर पोर्शन है उसमें हमारा मिट्टी उट्टी लग जाता है, मिट्टी में चलता है तो मिट्टी लग जाता है, तो उसको आप मिट्टी को सावधानी से साफ कर लें या बाल्टी से पानी मारें ताकि वो धुल जाए। और 1-2 जगह जहाँ पे मिट्टी मैकेनिज्म है वहाँ पे ग्रीस मोबिल जहाँ पे लगाने की जगह है वहाँ पे लगा दें, और इसको फिर जब इसका व्यवहार ना हो तो इसे पॉलीथीन से ढक करके शेड में रख दें ताकि ये नमी से ये लोहे का चदरा जो है कहीं पे खराब ना हो, जंग ना लगे, और कोई नट बोल्ट अगर खुल गया या लूज हो गया तो उसको प्रॉपरली हम लोग देख लें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बकरियों के अच्छी बढ़वार हेतु देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बकरी को गरीबों की गाय की संज्ञा दी गई है, लेकिन इस व्यवसाय से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किस तरह से करें इनकी देखरेख और प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया पशु चिकित्सालय बैतालपुर देवरिया के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से। दूध पालन हेतु बकरियां 2 से 3 लीटर तक दूध बकरी से आप प्राप्त कर सकते हैं, और मीट के लिए बकरी जो बर्बरी नस्ल की मेन बकरियां हैं वो हम यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पालते हैं। बकरी पालन में जो प्रमुख समस्या है वो उनके नवजात शिशुओं की मृत्यु की है। अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इन बकरी के बच्चों को, मेमनों को हम बचा सकते। इन सावधानियों में जो प्रमुख बातें ध्यान देने योग्य हैं वो ये कि जैसे ही बकरी का बच्चा पैदा हो उसकी नाभि को 2 से 3 इंच ऊपर काटें और उसमें टिंचर आयोडीन या अन्य कोई एंटीसेप्टिक लगा दें। बकरी का बच्चा पैदा होने के बाद आधे घंटे के अंदर उसको उसकी माँ का दूध यानी कोलेस्ट्रम अवश्य पिलाएं, क्योंकि इस दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो बच्चों को तमाम विभिन्न बीमारियों से बचाता है। 1 से 15 दिन के भीतर दस्त की शिकायत बकरी के बच्चों में बहुत होती है, जो कि तमाम संक्रामक बीमारी जीवाणुओं जैसे इकोलाई आदि के कारण होती है। इसके लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बचाव हेतु उन बच्चों को एक अच्छे बिछावन पर रखें ताकि मिट्टी से संपर्क उनका कम हो सके। साफ सुथरे स्थान पे रखने के बाद ये ध्यान देने की आवश्यकता है
कि जो स्थान आपने चुना है वो सीलन युक्त ना हो, क्योंकि निमोनिया से भी बच्चे बहुत ज़्यादा मरते हैं। सीलन युक्त ना हो, हवादार हो, और पशु चिकित्सक के सलाह पे निमोनिया के बचाव हेतु भी एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन या अन्य कोई पानी में अवश्य उनको दे दें। जब बकरी का बच्चा 10 से 15 दिन का हो जाता है तो उसको धीरे धीरे पत्तियां आदि खिलाना शुरू करें दूध के साथ साथ। 10-15 दिन तक बच्चे को दूध पे ही रखना अति आवश्यक होता है। बच्चों में कृमि बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और उस वजह से बदबूदार दस्त, उनके ग्रोथ में कमी, प्रॉपर वजन न ले पाना, इस तरह की समस्याएं उनके साथ अक्सर हो जाती हैं। इन सब से बचने हेतु आप कृमिनाशक जैसे फेनबेंडाजाल, एल्बेंडाजाल या अन्य कोई भी पशु चिकित्सक के सलाह पे समय समय पे देते रहें, ताकि इनको उससे निजात मिली रहे और आपको अच्छा लाभ हो। कॉक्सीडियोसिस एक बीमारी है जो बच्चों में 2 से 6 माह के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। इनमें भी उसी तरह के लक्षण आते हैं जिस तरह के कृमि में आते हैं। इसके लिए भी तमाम दवाएं जैसे एम्प्रोलियम, ओनेंसिन आदि बाजार में उपलब्ध हैं, जो पशु चिकित्सक के सलाह पे आप समय समय पे अवश्य उनको देते रहें ताकि इनसे बचाव किया जा सके। कीड़ी की दवा आपने दे दी, उसके बाद तमाम ऐसे विषाणु और जीवाणु जनित बीमारियां हैं जो बकरी में होती हैं। इनके रोकथाम है टीकाकरण समय पे कराना अति आवश्यक है। 3 से 4 माह की उम्र के जब बच्चे हो जाएं तो इनको एक जो सबसे खतरनाक बीमारी है PPR, इंट्रोटॉक्सीमिया, FMD, HS और गोट पॉक्स, इतनी बीमारियों का टीकाकरण आपको पशु चिकित्सक के सलाह से अवश्य कराना है और इसको करा लें। टीकाकरण उपरांत जो ध्यान देने योग्य बात है, एक बात जो छूट गई वो मैं बता दूं कि जो नर बच्चे हैं 2 माह की उम्र पे, जिनको प्रजनन के लिए आप यूज नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनका बधियाकरण अवश्य करा लें। बधियाकरण कराने से इनकी मीट क्वालिटी जो होती है वो अच्छी हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है निगरार नैनीताल के धीरज पटवार ने। आपने टिश्यू कल्चर से तैयार अदरक के पौधों की खेती पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अदरक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में जैसे देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। अदरक की समस्या सबसे बड़ी होती है बीज की उपलब्धता। बीज न मिलने के कारण कई बार हमारे किसान भाई अदरक की सफल रूप से खेती नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त अदरक में बीमारियों की समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से जीवाणु से लगने वाली बीज जनित बीमारी जिंजर विल्ट या बैक्टीरियल विल्ट, इस बीमारी से फसल को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त कुछ मृदा जनित बीमारियां भी होती हैं, लेकिन बीज जनित बीमारियों का उपचार एक वैज्ञानिक विधि जिसे पादप ऊतक संवर्धन कहते हैं के द्वारा किया जा सकता है। पादप ऊतक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा अदरक के स्वस्थ कंदों से पौधे बनाए जाते हैं और इन स्वस्थ कंदों से बनाए गए पौधे, अगर ये कंद स्वस्थ नहीं भी हैं, फिर भी इनसे जो भाग लिया जाता है उस भाग में बीमारी की संभावना बहुत कम होती है। अतः इसके द्वारा बनाए गए पौधे बीमारियों से मुक्त होते हैं। इन पौधों को बाहर पॉली हाउस में रखकर कुछ दिन के लिए 15 दिन से 20 दिन के लिए अनुकूलन करने के उपरांत फील्ड में या प्रक्षेत्र में रोपा जाता है। इस प्रकार बजाय बीज लगाने के हम पौधे का रोपण कर रहे हैं। ये पौधा बीमारियों से मुक्त होता है, अतः इसमें बीज जनित रोगों के आने की संभावना कम होती है। इसके अतिरिक्त इन पौधों को उसी प्रकार से रोपा जा सकता है जैसे हम परंपरागत विधि से अदरक का रोपण करते हैं, लेकिन इन पौधों की रोपाई के लिए लाइन से लाइन की दूरी अपेक्षाकृत कम रखी जाती है
लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर के करीब रखी जाती है। इन पौधों को समय समय पर पानी भी देना होता है। क्योंकि ये सूक्ष्म पौधे हैं, इसलिए इनकी थोड़ी सी प्रारंभिक अवस्था में देखभाल करना आवश्यक होता है। इन पौधों से बना हुआ बीज आकार में छोटा और भार में कम होता है। अतः प्रथम पीढ़ी में बीज की मात्रा परंपरागत विधि से उगाए गए अदरक की अपेक्षा कम होती है। लेकिन जब इस बीज का अगली पीढ़ी में रोपण किया जाता है तो ये बहुत अच्छी फसल होती है। इसमें परंपरागत विधि से उगाई गई फसल की तुलना में 10 से 15 गुना अधिक फसल होती है। उसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा बनाए गए पौधे के बाद बने हुए बीज में कलियों की मात्रा अधिक होती है, कलियों की संख्या अधिक होती है। अतः इन अधिक कलियों के कारण अधिक टिलर आते हैं और बीज अधिक मात्रा में बनता है। इस बीज को हम आगे भी 2-3 पीढ़ी तक आवश्यक रूप से उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ में इस बीज के भंडारण की भी एक अनुकूल विधि, सही विधि होना आवश्यक है। इसमें किसान भाई एक बात महत्वपूर्ण ये है कि जो हम प्रयोगशाला में पौधे बनाते हैं वो पौधे हमारे किसान भाइयों के लिए उनकी देखभाल करना, उनका प्रबंधन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये पौधे आकार में छोटे होते हैं और इनकी शुरू में प्रारंभिक अवस्था में काफ़ी देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए हम अभी फ़िलहाल ये सलाह देते हैं किसान भाइयों को कि ये बीज हम अपने ही प्रक्षेत्र में, अपने अनुसंधान केंद्र के प्रक्षेत्र में वैज्ञानिकों की देखरेख में बनाएं और उसके बाद इस बीज को, जो इससे बीज बनता है, उसका रोपण, उसकी बुआई हमारे किसान भाई सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उसमें उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये बीज का उत्पादन अनुसंधान केंद्र मझेड़ा पर ही किया जा सकता है। अगर कोई किसान भाई कहते हैं कि नहीं हम पौधे लगाकर और उसकी देखभाल कर सकते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अगर उनको पौधों की आवश्यकता है तो वो हमारे केंद्र पर समय से रहते पहले संपर्क कर लें, जिससे आवश्यकता अनुसार पौधे बनाकर उनको उपलब्ध कराए जा सकें। इस समय हमारे पास जो कुछ उन्नत प्रजातियां हैं अदरक की, जैसे महिमा, वर्दा, राजठा और इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ की लोकल प्रजातियां हैं जो यहाँ पे बेतालघाट क्षेत्र में उगाई जाती हैं, उसके भी कल्चर उपलब्ध हैं। अतः उसके आवश्यकता अनुसार, किसान भाइयों की आवश्यकता अनुसार पौधे बनाकर उनको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई चाहते हैं इसका बीज लेना, जो कि फसल पौधे हम खुद ही बनाएं और उसका बीज का उत्पादन हम अपने प्रक्षेत्र में करें और उसके बाद किसान भाइयों को उपलब्ध कराएं, तो वो भी संभव है। लेकिन उसके लिए हमको एक फसल के पहले उनको बताना होगा। जैसे कि अगर उनको अप्रैल मई साल 2016 में फसल लगानी थी, तो इसके लिए उनको हमें इसी वर्ष 2015 में बताना होगा, जिससे कि क्योंकि अदरक की फसल में परंपरागत फसल की भांति 6 से 8 माह का समय लगता है, इसलिए वो हमको अगर 1 साल पहले बताएंगे तो हम उनको अगले वर्ष इसका बीज उपलब्ध करवा सकते हैं। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है सहारनपुर के शेखर चौधरी ने। आपने आम के बाग में उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। फल तोड़ने के बाद फिर बारिश का टाइम होता है। बारिश का भी समय लगभग समाप्त हो चुका है और इसके बाद कुछ कल्चरल ऑपरेशंस जो बगीचों में करने होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ताकि अगले साल भी फल अच्छा आए। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए जो बगीचों में इंटर कल्चरल ऑपरेशंस, फर्टिलाइजेशन, खाद डालना, जो कुछ मुख्य बातें होती हैं, उसके विषय में आप सभी को हम बताएंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे बारिश का मौसम समाप्त होता है, बारिश के महीने ख़त्म होते हैं, उसके बाद किसान भाई को अपने बगीचे में जैसे थोड़ी सी मिट्टी शुष्क हो तो हैरोइंग करवानी चाहिए, ताकि जो भी घास फूस हैं वो हट जाए। और थोड़ी सी हैरोइंग के बाद जब साफ़ सुथरा बगीचा हो जाए, उसके बाद
थालों की सफाई करनी चाहिए। थालों की सफाई करते समय किसान ये ध्यान दें कि उसकी साथ साथ गुड़ाई भी कर दें और जो भी घास फूस वहाँ पर हैं उन थालों के नीचे सब हटा दें। हटाने के बाद सबसे पहला जो कार्यक्रम होता है, जो क्रिया होती है करने की, वो होता है गोबर की खाद मिलाने की क्रिया। तो इसमें गोबर की खाद किसान भाई समय से इकट्ठा करवा लें और हर पेड़ के नीचे कम से कम 50 से 60 किलो गोबर की खाद उसको पूरे बेसिन में फैला दें। उसको जो पेड़ के नीचे का जो दौर होता है उसमें अच्छी तरह फैला दें। यह काम किसान भाई को बगीचे में अक्टूबर से नवंबर के महीने में, नवंबर में कम से कम ख़त्म कर लेना चाहिए। तो नवंबर के महीने में गोबर की खाद पेड़ के नीचे पूरे दौर में मिला दें। गोबर की खाद मिलाने के बाद किसान भाई को फिर देखना है कि भाई इसमें हमें जो उर्वरक होते हैं उनको भी मिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर साल उर्वरक जब देंगे तभी फल का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो हम बताना चाहेंगे कि किसान भाई जो है पेड़ के नीचे एक गोल नाली बनाएं, जो पेड़ के मुख्य तना से 2 से 3 मीटर बाहर बनाते हैं, पेड़ की कैनापी के हिसाब से डिसाइड होता है। फिर गोल नाली में जो फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक हैं उनको हम डालते हैं और डालने का जो भी रेट पेड़ के हिसाब से डिसाइड करते हैं। यह मात्रा जो संतुलित मात्रा है पेड़ की उम्र के हिसाब से उसको गोल नाली में नवंबर से दिसंबर के महीने में डालना चाहिए। तो नाइट्रोजन जो है वह फल और फूल जब आ जाते हैं, फल फूलने के बाद जब उसमें फल आ जाते हैं, तो फल आने के बाद जब उसमें दाने बन जाते हैं तो आधी नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो फल में दाने बनने के बाद देते हैं और फिर उसके 1 से 1.5 महीने बाद आधी नाइट्रोजन की मात्रा जो है उसको हम फिर गोल नाली में जिस तरह से फास्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर के लिए मैंने बताया उसी तरह से डालते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के साथ जिंक, कापर और बोरान की भी आवश्यकता पेड़ों को होती है और इसको हर साल पेड़ में मिलाना चाहिए। कम से कम नहीं तो 2 साल में एक बार तो किसान भाई को अवश्य मिलाना चाहिए। अब मैं इसकी मात्रा के बारे में थोड़ा बताऊं। बोरेक्स आपको डालना है, बोरान के लिए बोरेक्स आप मार्केट से ले लें 250 ग्राम। जिंक सल्फेट डालना है, जिंक के लिए जिंक सल्फेट लीजिए 250 ग्राम और कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट 250 ग्राम। इन तीनों की मात्रा को लेकर के जैसे मैंने खाद डालने, उर्वरक के डालने की विधि बताई कि गोल नाली में देते हैं, उसी नाली में नवंबर से दिसंबर के महीने में 250-250 ग्राम तीनों का लेकर के मिक्स करके उसमें डाल करके और फिर नाली को बंद कर देना चाहिए। इससे जो फलों में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो फलों में कमियां रहती हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं बनती है, फल फटने की प्रक्रिया होती है, फल से गोद निकलता है, ये सारी समस्याएं रुक जाती हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम अवधि में अधिक उपज हेतु तोरिया की उन्नत प्रजातियां और बुवाई पर जानकारी। सितंबर में बोई गई अरहर फसल की उचित बढ़वार हेतु प्रबंधन कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।